गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं अपना नया टॉपिक। आइए हमारा जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का है। मीन्स हम कहेंगे आज हम लोग टोटली क्वेश्चन, यहाँ पर आज हमारे पास 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। और वो भी हमारा क्वेश्चन हम लोग कहेंगे यूनिक टॉपिक से है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोज। मीन्स यहाँ पर देखिए कार्बोज संबंधित आपके सामने 50 क्वेश्चन है। टॉपिक हमारा बहुत ही ये इजी है। हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट भी है। इसे हम लोग कहते हैं कि पहला हमारा क्या है, पोषक तत्व है। इस पोषक तत्व से हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का यौगिक है। मीन्स सभी हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं। और किस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, तो लाइक दैट हम लोग जानते हैं कंपाउंड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मीन्स कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, यहाँ पर देखिए ये हम लोग कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बनिक यौगिक है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट में देखिए न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट हमारे, ये हम लोग कार्बोस कहेंगे कि कार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक अगर देखना है तो न्यूट्रिएंट के तहत हम लोग कहेंगे कार्बोज भी हमारा होगा, कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन भी होगा, प्रोटीन भी होगा। और हम कहेंगे फैट होगा, फैट होगा। और विटामिन होंगे, विटामिन। ये चार हमारे चार पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कार्बनिक होते हैं। मीन्स ये सभी चार पोषक तत्व कार्बनिक होंगे। और दो हमारे पोषक तत्व हम लोग कहेंगे न्यूट्रिएंट, जिसे हम लोग मिनरल कहेंगे और वाटर कहेंगे, ये हमारे अकार्बनिक होंगे। तो इतना आप ध्यान रखना कि कार्बनिक यौगिक न्यूट्रिएंट हमारे कार्बोज, प्रोटीन, फैट और विटामिन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य तत्व होता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का मेजर तत्व हम लोग कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमारे तीन तत्वों से मिलकर बना होता है। और तीन तत्व हम कहेंगे कार्बोज के। देखिए कार्बोज के तीन तत्व होते हैं, कार्बोज के तीन तत्व होते हैं। तो तीन तत्वों के तहत हम लोग कहते हैं कार्बन होता है, दूसरा हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन होता है, और तीसरा हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर देखिए मेजर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य तत्व, मेजर तत्व, तीन तत्वों से हमारा कार्बोहाइड्रेट बना है। लेकिन इस तीन तत्वों में हमारा जो मेजर होगा, प्रमुख होगा, मीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का होगा, वो हमारा क्या होगा, कार्बोज होगा। ये कार्बन होगा। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा। हम कहेंगे कार्बन हमारा क्या होगा, कार्बोज का मेजर तत्व बोला जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है कि निम्नलिखित किस भोज्य पदार्थ में कार्बोज सबसे अधिक पाया जाता है। मीन्स कार्बोज हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, हम लोग कहेंगे शहद में पाया जाएगा, गुड़ में पाया जाएगा, चीनी में पाया जाएगा, चावल में पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक हम लोग बातें आती है किसकी, कार्बोज की। यहाँ पर देखिए कार्बोज हमारा सबसे अधिक किस में पाया जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कार्बोज हमारा, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि कार्बोज हमारा सबसे अधिक चीनी में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे कि सबसे अधिक हमारा कार्बोज किसमें पाया जाएगा, चीनी में पाया जाएगा। बातें हमारे ग्लूकोज की नहीं है, क्वेश्चन का देखिए, ये भोज्य पदार्थ में कार्बोज की बातें है, सबसे अधिक पाया जाता है कार्बोज। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज की बात नहीं है, फ्रक्टोज की बात नहीं है, बातें हमारी किसकी है, कार्बोज की है। तो कार्बोज के तहत हम कहेंगे कि चीनी में कार्बोज हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है, न कि हम कहेंगे शहद में, गुड़ में, और कहेंगे चावल में। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन क्या मिला, सही सी मिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए मनुष्यों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, हम लोग कहेंगे मनुष्य की ऊर्जा का मेजर स्रोत, हम कहेंगे कि यहाँ पर दिया कार्बोज, प्रोटीन, वसा और विटामिन, मुख्य स्रोत। और किसका, ये भी मुख्य स्रोत ऊर्जा का पूछ रहा है, तो हम कहेंगे ऊर्जा के हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिएंट की तरह तीन स्रोत होते हैं।
हम लोग कहते हैं कार्बोज से भी ऊर्जा मिलती है, कार्बोज से भी मिलती है। हम कहेंगे प्रोटीन से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, प्रोटीन से। और तीसरा हम लोग कहेंगे फैट से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मुख्य स्रोत ऊर्जा का क्या होगा, हम लोग को मालूम है कार्बोज होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहें कार्बोज, प्रोटीन और फैट। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको कार्बोज से मिलती है, कार्बोज से। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है फैट आता है, और तीसरे नंबर पर हमारी आती है प्रोटीन। प्रोटीन मीन्स ये हमारा एनर्जी ऑर्डर है, इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑर्डर, ऑर्डर। आप समझ गए होंगे कि मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर हमारा फैट आता है जो 25 से 30% होता है। कार्बोज के तहत आप लोग को मालूम होगा कि 60 से 65% ऊर्जा प्राप्त होती है। हम कहेंगे प्रोटीन से 15 से 20% ऊर्जा प्राप्त होती है, और फैट से 25 से 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या सही हुआ, ए सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। देखिए गरीब व्यक्ति कितना प्रतिशत ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि गरीब व्यक्ति में से सामान्य व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की प्रक्रिया को तो देखें हम लोग जो है, तो जो हमारा माइंड का प्रोसेस होता है, आदमी, आदमी का जो प्रक्रिया है, ये आदमी तहत हम लोग कहेंगे एक सामान्य होगा, आदमी एक सामान्य होगा, एक हम लोग कहेंगे अमीर होगा, अमीर होगा, और तीसरे नंबर पर हम कहेंगे गरीब होगा, गरीब हो। तो सामान्य के तहत आपको मालूम हो चुका है कि सामान्य व्यक्ति को 60 से 65% ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे, कार्बोज से। कह रहा है कितना प्रतिशत ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त होती है। तो देखिए अमीर के तहत हम लोग कहेंगे 45 से 50% ये ऊर्जा प्राप्त करता है कार्बोज से। और गरीब व्यक्ति को हम लोग कहेंगे 70 से 80%। कितना बोलेंगे, 70 से 80% ऊर्जा ये किससे प्राप्त करता है, हम कहेंगे कार्बोज से प्राप्त करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 70 से 80 आपको मालूम हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, संतुलित आहार में एक व्यक्ति कितनी ऊर्जा कार्बोज से ग्रहण करता है। अभी हमने बताया था आपको 60 से 65%। अब यहाँ पर देखिए 60 से 70% दे रखा है आपका, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शनल यही लेंगे 60 से 70%। लाइक दैट इसे जनरली आप याद रखेंगे कि एक्यूरेसी है 60 से 65%। ये हमारा क्या है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है ये, एक्यूरेसी 60 से 65%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कार्बोज की आवश्यकता होती है, मीन्स पर डे उसे कार्बोज कितना लेना चाहिए। बात यहाँ ऊर्जा लेने की नहीं है, बात कार्बोज लेने की है, बात प्रोटीन लेने की है, बात फैट को लेने की है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पर डे एक व्यक्ति को कितनी हमें कार्बोज लेनी चाहिए। हम कहेंगे 275 से 300 ग्राम। कितना, 275 से लेकर के 300 ग्राम उसको कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन का पिता किसे कहा जाता है। पिछले एग्जाम में आपका ये पूछ रखा था कि फादर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन का फादर किसे लिया गया है, जो है हम लोग कहेंगे लेवार्शियर को, लेवार्शियर को फूड एंड न्यूट्रिशन का जनक माना गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या शुगर का पॉलीमर होगा, हम कहेंगे नॉन शुगर होगा, डी ऑप्शनल है सभी। तो देखिए हम लोग कहेंगे शुगर होगा, मीन्स ये हमारा शुगर भी होगा, हम कहेंगे शुगर का पॉलीमर मीन्स पॉलीसैकेराइड्स होगा। हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स होगा हमारा। तो शुगर के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारा दो रूप में होगा, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, और दूसरा हमारा होगा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैक। देखिए शुगर की तरह हम लोग कहेंगे मोनोसैकेराइड्स होगा, डाइसैकेराइड्स होगा, शुगर का पॉलीमर हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। नॉन शुगर में भी हमारा क्या मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स। मीन्स हम कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर अगर देखें तो हमारा कार्बन दो प्रकार का होता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर देखें तो हमारा
कार्बोज 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन तो सही हो गया है कि डी सही है। यहाँ कार्बोज का प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोज आपको मालूम होगा कि कार्बोज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम कहेंगे कार्बोज का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन 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 ऑफ कार्बोज, कार्बोज। अब देखिए कार्बोज क्लासिफिकेशन हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, और दूसरा हम लोग कहेंगे केमिकल क्वांटिटी के आधार पर। केमिकल फिजिकल के आधार पर 2 प्रकार का होगा, शुगर, और दूसरा हम लोग कहेंगे नॉन शुगर, नॉन शुगर, शुगर और नॉन शुगर। और जबकि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग कहेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। तो इस तरीके से हम लोग कहा गया कि जो मीठा है पॉली फिजिकल क्वांटिटी, देखिए शुगर नॉन शुगर मीन्स हम लोग कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, केमिकल के आधार पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा टोटल पॉलीसैकेराइड्स का प्रोसेस होगा। और इसके तहत हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड से नहीं, केमिकल के तहत हमारा ये तीनों के तीनों प्रोसेस भी आ जाता है। मीन्स इसे नाम भी दिया जाता है, हम लोग कहेंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। तो इस तरीके से जो केमिकल प्रोसेस आपका मिलता है, केमिकल प्रोसेस में आपको लिया जाता है 3 रूपों में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए केमिकल प्रोसेस में अगर आते हैं, केमिकल केमिकल क्वांटिटी के आधार पर देखें तो अब इसी को हम लोग कहेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा हम लोग कहा जाता है डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, और तीसरा हमारा आ जाता है पॉलीसैकेराइड्स। मीन्स ये शुगर भी पॉलीसैकेराइड्स हमारा क्या है, नॉन शुगर हमारे सीधे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, यहाँ पर डी सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखिए कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। हम लोग को मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है, फार्मूला फार्मूला हम लोग कहेंगे कि CxH2O का होल वाइज, हम लोग क्या कहते हैं, ये फार्मूला होता है कार्बोज का। तो यहाँ पर देखिए CxH2O का होल वाइज, हमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन क्राइटेरिया H2O का प्रोसेस मिल रहा है आपका H2O, तो हम कहेंगे 2 संबंधे 1, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, 2 संबंधे 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कार्बोज है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको छांटना थोड़ा मुश्किल होगा। पहला हमारा एस्टिक अम्ल, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा रैमनोज। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, रेशियो तो नहीं आएगा। फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड CHO। और देखिए CHO की प्रक्रिया है, एस्टिक एसिड आपको मालूम ही है, CH3COOH एस्टिक एसिड है हमारा। लैक्टिक एसिड भी इसी तरीके से है, रेमनोज भी है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि देखिए फॉलो कर रहा है, एस्टिक एसिड हमारा फॉलो कर रहा है, लेकिन ये अपवाद है जो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का पालन नहीं करता। हम लोग कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की प्रक्रिया हमारी कैसे होती है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, अब फॉर्मेल्डिहाइड के तहत हम लोग कहते हैं यहाँ पर H लग जाता है। सीधे अगर सूत्र देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का, तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होगा वो इस तरीके से आता है, HCHO। ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो देखिए ये हमें मिल गया 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा कार्बोज का यौगिक है। कौन सा यौगिक, कार्बोज है, तो हम लोग कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। कार्बोज की सबसे छोटी इकाई, कार्बोज की सबसे छोटी इकाई मीन्स कार्बोज हमारा किसका बना होता है। जैसे आपको मालूम है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी तरीके से हम लोग कहेंगे कार्बोज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। क्या होती है, ग्लूकोज। हम लोग को मालूम है कि कार्बोज की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। क्या ग्लूकोज को भी हम लोग कहेंगे कि क्यों होती है, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है।
सैकेराइड्स के अंतर्गत आते, जबकि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ये है ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये हमारे क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स हैं ये हमारे। अब पॉलीसेकेराइड्स हम लोग को मालूम है बड़ा ही होता है। यहाँ पर देखिए सुक्रोज है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं कि ये डाइसेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स, सेकेराइड्स। तो इस तरीके से मोनोसेकेराइड्स का हमारा एक पार्ट मिलता है ग्लूकोज, हम कहेंगे कि ये कार्बोज की हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। मीन्स ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज हमारे क्या करेंगे, आपस में मिल करके जो है क्या बनाएंगे, हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। लेकिन जब दो ग्लूकोज आपस आपस में मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं बनता है हमारा डाइसेकेराइड्स से। अगर तीन मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे ट्राइसेकेराइड्स से। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ग्लूकोज हमारा क्या होगा, अब ग्लूकोज के दो अणु का जुड़ना, दो अणु का जुड़ना, हम कहेंगे कि दो अणुओं के तहत जुड़ करके हमारा बनता है डाइसेकेराइड्स। और जुड़ने का जो ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइसेमिक बॉन्ड, ग्लाइसेमिक बॉन्ड। इसे ग्लाइसेमिक बॉन्ड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है कि दो ग्लूकोज अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो हम लोग कहेंगे ग्लाइसेमिक बॉन्ड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हम लोग को मालूम है, पहले भी हमने बता रखा है कि 1 ग्राम अगर ग्लूकोज लिया जाएगा तो ग्लूकोज से ही हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, हम कहेंगे लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोज मुख्य रूप से प्राप्त होता है, मेजर पॉइंट्स हमारा कार्बोज से क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे प्राणीज है, वनस्पतिज है, ए और बी का प्रोसेस है, दोनों है। तो हम लोग को काउंट किया गया है मुख्य रूप से, मेजर पॉइंट्स, मुख्य रूप से कार्बोज हमको किससे प्राप्त होता है, हम कहेंगे वनस्पतियों से प्राप्त होता है। गौण के तौर पर हमारा क्या आता है, प्राणीज भोज्य पदार्थ आते हैं, जबकि मेजर के तौर पर हमारे कार्बोज का प्रोसेस बनता है किससे, वनस्पतियों से बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। कार्बोज का सबसे सरल रूप, हम लोग को मालूम हो गया कि कार्बोज का दो रूप होगा, एक सरल रूप होगा, एक जटिल रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ कार्बोज, हम लोग क्या कहेंगे, नेचर ऑफ कार्बोज, नेचर ऑफ कार्बोज। इसके हम लोग कहेंगे दो रूप होगा, एक सिंपल होगा, एक सिंपल होगा, एक हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स एक हमारा सरल होगा, सरल होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे जटिल होगा, जटिल होगा। तो हम लोग को मालूम है कि मोनोसेक्राइड्स हमारा क्या होता है, सरल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज। तो हम कहेंगे सरल के प्रोसेस में हमारा क्या आते हैं, मोनोसेक्राइड्स आएगा हमारा, मोनोसेक्राइड्स आएंगे, मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ग्लूकोज। अगर हम कॉम्प्लेक्स जटिल के रूप में देखें तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीसेक्राइड्स मिलेगा, पॉलीसेक्राइड्स। मीन्स हम कहेंगे ये तीनों हमारे प्रोसेस बी से लेकर के डी तक के में हमारे जटिल रूप होंगे, और सरल रूप हमारा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कार्बोज का सबसे जटिल रूप, अभी हमने बताया कि कार्बोज का सबसे जटिल रूप क्या होगा, हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च। स्टार्च देखिए हमारा क्या है, ये हमारा मिला पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। ये हमारा सबसे जटिल रूप होगा। बाकी हम लोग कहेंगे कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और ये हमारा माल्टोज हो गया, ये सभी हमारे क्या मिलेंगे, ये डाइसेक्राइड्स हैं जो है, ठीक। तो इस तरीके से सबसे जटिल रूप हम लोग को मिल गया पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स का एक ही एग्जाम्पल दिया है जिसे हम लोग कहेंगे स्टार्च या श्वेत सार भी बोला जाता है। स्टार्च को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, श्वेत सार भी बोला जाता है, श्वेत सार भी इसे कहा जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 17 क्वेश्चन। रक्त शर्करा किसे कहते हैं, ब्लड शुगर किसे कहा गया है, तो हम लोग कहेंगे ब्लड शुगर मीन्स ब्लड में पाए जाने वाले शुगर को ही हम लोग ब्लड शुगर कहेंगे। ब्लड में जो शुगर पाया जाता है वो शुगर हमारा ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन। देखिए निम्न में किसे मक्के की शर्करा कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं निम्न में किसे मक्के की शर्करा कहा जाता है। तो हमें मिल
फ्रक्टोज मिल रहा है, डेक्सट्रिन मिल रहा है, डेक्सट्रोज मिल रहा है और माल्टोज मिल रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि देखिए फ्रक्टोज की शर्करा हम लोग फ्रूट्स के तहत होता है, ये फ्रूट के तहत होता है, ये फ्रूट का प्रोसेस होता है। डेक्सट्रीन हमारा डेक्सट्रोज और डेक्सट्रीन की बातें होती है। डेक्सट्रीन हमारा पॉलीसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, और डेक्सट्रोज को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज होता है हमारा। माल्टोज देखिए हमारा डाइसेक्राइड्स होता है, डाइसेक्राइड। हम कहेंगे माल्ट, मक्के से हमें क्या मिलेगा, माल्टोज शर्करा मिलती है। क्या मिलती है, मक्के से माल्टोज शर्करा हमको मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे मीठी शर्करा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे मीठी शर्करा हमारी यहाँ पर सुक्रोज होती है। कौन होती है, सुक्रोज। तो देखिए ऑर्डर में अगर इनको लिया जाए तो सबसे सुक्रोज हमारी सबसे मीठी होगी, दूसरे में हमारा ग्लूकोज आएगा, तीसरे में हम कहेंगे गैलेक्टोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा, गैलेक्टोज, और चौथे नंबर पर हमारा आता है माल्टोज, माल्टोज। ये हमारा क्या है, स्वीटेस्ट ऑर्डर है जो है, में सबसे अधिक मीठा हमारा सुक्रोज होगा, फिर ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा, लास्ट में हमारा माल्टोज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। रक्त में ग्लूकोज का सामान्य, ग्लूकोज की सामान्य मात्रा होती है ब्लड में सामान्यतः कितनी, ब्लड में नॉर्मली कितना ग्लूकोज होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होनी चाहिए वो हमारा अभी एग्जाम में आया भी था, अभी पिछले एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 80 से हमारा दे रहा है 100, 100 से 110 दे रहा है, 80 से 90 दे रहा है, 60 से 80 दे रहा है। तो यहाँ पर लगभग जो एग्जाम में सही लिया गया वो हमारा लिया गया 80 से, हमारा ये काउंटिंग रहा 80 से लेकर के 120 ग्राम, 120 ग्राम। मीन्स ऑप्शन को हम सी को सही करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि रक्त में ग्लूकोज का जो सामान्य मान होता है वो 80 से लेकर के 120 ग्राम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21वां क्वेश्चन, भोजन करने पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। हम लोग कहेंगे जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने के उपरांत रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा, रक्त में ग्लूकोज घटेगा, हम कहेंगे ग्लूकोज का मान स्थिर रहेगा, या हम कहेंगे सामान्य रहेगा। तो हम कहेंगे कि जैसे हम लोग भोजन करेंगे, भोजन के द्वारा हम लोग कहेंगे कार्बोज लेंगे, जब कार्बोज लेंगे तो कार्बोज का क्या होगा, हम लोग कहेंगे डाइजेशन होगा, फिर उसका पाचन होगा। लेकिन हाँ जैसे प्रक्रियाएं हमारे जो है भोजन के बोल रहा है रक्त में ग्लूकोज पहुंचेगा, तो पहुंचेगा तो हम लोग कहेंगे रक्त की मात्रा में, रक्त में ग्लूकोज क्या करेगा, बढ़ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन। देखिए ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में किस अंग द्वारा संचित की जाती है। हम कहें ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि क्यों ज्यादा हो गया, हम कहेंगे लीवर हमारा अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, या हम कहेंगे पैंक्रियाज ग्रंथि अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। मीन्स दो दो ग्रंथियां इसके जिम्मेदार हैं, एक तो हम कहेंगे लीवर और दूसरा कहेंगे पैंक्रियाज। हम कहेंगे कि पैंक्रियाज के तहत आप लोगों को मालूम है कि पैंक्रियाज क्या करती है, जिसे हम लोग अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। हम कहेंगे या तो इंसुलिन की कमी हो गई होगी, या हम कहेंगे लीवर अच्छे से कार्य नहीं किया होगा। तो देखिए ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में किस अंग द्वारा संचित किया जाता है, तो हम लोग को मालूम हो गया। यहाँ पर देखिए लीवर दे रखा है, लीवर मीन्स हम लोग कहेंगे यहाँ पर यकृत, यकृत ही है हमारी क्या करती है, देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित करती है। कौन करता है, लीवर करता है। हम कहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में लीवर क्या करता है, रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके स्टोर कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 23, निम्नलिखित में किस यौगिक का पाचन नहीं होता। यहाँ पर कंपाउंड्स दिए गए हैं, अब इस कंपाउंड्स को देख करके आप बताइए कि किसका पाचन नहीं होगा।
पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे पाचन डाइजेशन नहीं होगा तो उसका सीधे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या फ्रक्टोज का पाचन नहीं होगा, ग्लूकोज का नहीं होगा, गैलेक्टोज का नहीं होगा, लिए हम कहेंगे सभी। तो देखिए ये सभी हमारे तीनों तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं। क्या है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स। सभी सैकराइड, जो भी सैकराइड, सैकराइड्स का डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, नहीं होता, सिर्फ पाचन होता है, सिर्फ पाचन होता है, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ पाचन होता है। अब देखिए डाइजेशन नहीं होगा मीन्स हम कहेंगे सभी हमारे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, केवल केवल अवशोषित होंगे, इनका पाचन नहीं होता है। क्योंकि पाचन हमारे किसके होते हैं, हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स का और डाइसैकेराइड्स का डाइजेशन होता है। बाकी मोनोसैकेराइड से क्या होता है, ओनली फॉर एब्जॉर्प्शन होता है। आइए 24 क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन की कमी से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होता था, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए तेरा इंसुलिन हार्मोन, अभी हमने बताया कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से, किस हार्मोन की कमी, हम लोग कहेंगे इंसुलिन हार्मोन। ये हम लोग को मालूम है कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से, अग्नाशय, आबलिक हम लोग इसे कहेंगे पैंक्रियाज, अग्नाशय आबलिक पैंक्रियाज जिसे कहेंगे, मीन्स इंसुलिन हार्मोन की कमी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्लूकोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए ग्लूकोज सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, हम लोग कहेंगे ग्लूकोज सबसे अधिक क्या शहद में पाया जाता है, सुक्रोज में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, मैदा में पाया जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हम लोग कहेंगे सबसे अधिक ग्लूकोज शहद में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, हनी में पाया जाएगा, हनी, हनी में पाया जाएगा, हनी मीन्स शहद, मधुमक्खी के तहत हमारा क्या होता है, शहद का प्रोसेस होता है। सबसे अधिक हमारा ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। देखिए किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है। जब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए किण्वन प्रक्रिया, तो यहाँ पर ग्लूकोज का दो प्रोसेस से जो है क्या होता है, विघटन होता है। ग्लूकोज यहाँ पर लिया, यहाँ पर जो इसका विघटन होगा, हम कहेंगे विघटन, ग्लूकोज का विघटन, विघटन, ग्लूकोज का विघटन एक तो हम लोग कहेंगे किण्वन द्वारा होगा, किण्वन द्वारा, और दूसरा हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन। अब किण्वन द्वारा होगा तो O2 की कमी होगी, O2 की कमी होगी, की कमी में होगा, O2 की कमी में होगा, और यहाँ हम कहेंगे O2 की पर्याप्त मात्रा में होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा। देखिए जब ये हम किण्वन द्वारा होगा तो हम लोग कहेंगे C2H5OH इथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, हम कहेंगे इथिल एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, इथिल एल्कोहल बनेगा और लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा यहाँ पर। और जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वाटर बनेगा, CO2 बनेगा, और मिलेगी हमें क्या, ऊर्जा, और हमें प्राप्त होगी ऊर्जा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया। हम लोग कहेंगे ग्लूकोज का विघटन दो प्रकार से होता है, एक तो फर्मेंटेशन द्वारा होगा, एक हम लोग कहेंगे फर्मेंटेशन द्वारा होगा, मीन्स O2 की कमी में होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा जहां O2 की पर्याप्त मात्रा होगी। जब विघटन किण्वन द्वारा होगा, किण्वन समझते हैं यीस्ट या बैक्टीरिया द्वारा, तो हम कहेंगे बनेगा एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। और जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो बनेगा H2O CO2 प्लस ऊर्जा। देखिए यहाँ पर भी ऊर्जा तो निकलती है, यहाँ पर भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन बहुत कम निकलती है, बहुत कम मात्रा में निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, शरीर के लिए कार्बोज का सिक्का किसे कहा गया है, मीन्स कार्बोज का हम लोग कहेंगे कॉइन, कॉइन ऑफ कार्बोज। कार्बोज का कॉइन हमारा कौन होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, या ग्लाइकोजन होगा। तो क्या कहेंगे आप, हम लोग कहेंगे कि हमारा कार्बोज संग्रहित है,
जहाँ वो संग्रहित है, जिस फॉर्म में वो संग्रहित है, उस संग्रहित को ही हम लोग सिक्का कहेंगे। तो ग्लूकोज की प्रक्रिया हमारी क्या करती है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। मीन्स हम ग्लाइकोजन को कहेंगे क्या, कार्बोज का सिक्का। कार्बोज का सिक्का किसे कहा जाएगा, हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजन को कहा जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28वां क्वेश्चन। तो ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है, मीन्स कौन सा वर्ग हमारे ग्लूकोज में पाया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बोनिक समूह, एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर दो समूह दिख रहे हैं हमें। हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल समूह भी पाया जाता है, कार्बोनिक समूह तो नहीं पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। लेकिन जब बातें हमारी इस तरह की आती है कि कौन सा समूह पाया जाता है, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड समूह। तो देखिए एल्डिहाइड हमारा ये मेजर होता है, ये मेजर होता है, और ये हमारा माइनर होता है। क्या होता है, माइनर होता है। और दोनों अगर दे दिए हैं आपके ऑप्शनल में, आप मेजर को पकड़ेंगे, माइनर को छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29। देखिए डायबिटीज के मरीजों को दिया जाता है, डायबिटीज के मरीज को हम लोग क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे, फ्रक्टोज देंगे, गैलेक्टोज देंगे, मैनोज देंगे। हम लोग कहेंगे डायबिटीज का जो मरीज होगा उसको हम लोग चीनी तो नहीं देंगे। हम कहेंगे चीनी हमारी ब्रेक करती है, टूटती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है, और दोनों का सम्मिश्रित नाम लिया जाता है इनवर्ट शुगर। क्या हम लोग कहते हैं, इनवर्ट शुगर। तो देखिए शुगर का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारी ब्रेक करेगी, जब इसे हम लोग क्या कराएंगे, विघटन कराएंगे। इसका विघटन होगा तो बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और इन दोनों का एक नाम लिया जाता है इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। तो चीनी तो हम नहीं देंगे। इधर देखिए क्या ग्लूकोज देंगे, नहीं ग्लूकोज नहीं देंगे, फ्रक्टोज देंगे नहीं, गैलेक्टोज, मैनोज। हम लोग कहेंगे उसे फ्रक्टोज देंगे। क्या देंगे, फ्रक्टोज देंगे, फ्रक्टोज। उसे क्या दिया जाएगा, फ्रक्टोज। क्यों दिया जाए, क्योंकि इसमें कीटोन समूह होता है, कीटोन समूह होता है, कीटोन समूह। आइए हम लोग कहेंगे कि डायबिटीज में कीटोन हमारा फायदेमंद होता है, इसलिए हम लोग उसे क्या देंगे, फ्रक्टोज देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। देखिए फल शर्करा किसे कहा जाता है, मीन्स फलों में पाई जाने वाली शर्करा को हम लोग कहेंगे फल शर्करा। अब फल में कौन सी शर्करा पाई जाती है, हम लोग को मालूम है फ्रक्टोज पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। देखिए शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा, ये भी आपको मालूम होगा कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा हमारी शुगर होती है। यहाँ पर हमारा शुगर तो दिया नहीं है, हम लोग कहेंगे कि शुगर के तहत मोनोसैकेराइड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज हमारी सबसे मीठी शर्करा होती है। काउंट करें तो फ्रक्टोज के बाद हमें मिलता है इनवर्ट शुगर मिलेगा, इनवर्ट शुगर। मिठास में दूसरे पोजीशन पर इनवर्ट शुगर होगा, फिर हमारा ग्लूकोज होगा, फिर हम लोग कहेंगे ग्लूकोज के बाद हमें मिलेगा लैक्टोज मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा, लैक्टोज, और लास्ट में हमें मिलेगा माल्टोज, माल्टोज। ये हमारे शुगर ऑर्डर हैं, सबसे ज्यादा हमारा मीठा फ्रक्टोज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32। देखिए फ्रक्टोज में कौन सी समूह पाया जाता है, अभी हमने बताया आपको फ्रक्टोज में कौन सा समूह होता है। फ्रक्टोज में हमारा हम कहेंगे कीटोन समूह होता है। कौन सा समूह होता है, कीटोन समूह होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए फ्रक्टोज निम्न में सबसे अधिक पाया जाता है। फ्रक्टोज सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, हम कहेंगे शहद में, चीनी में, लैक्टोज में, ग्लाइकोजन में। अभी हम लोग को मिला था शहद मिला था, मीन्स ग्लूकोज सबसे अधिक शहद में, हम लोग कहेंगे फ्रक्टोज भी सबसे अधिक शहद में। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ये मीन्स शहद में हम लोग कहेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। याद रखें हनी में सबसे अधिक पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34, 34वां क्वेश्चन।
निम्न में कौन सी शर्करा वनस्पतियों से प्राप्त नहीं होती है? मीन्स हम लोग कहेंगे प्राणियों से प्राप्त होती है। ऐसी कौन सी शर्करा है जो वनस्पतियों में नहीं होती, प्राणियों में पाई जाती है? तो हम लोग को मालूम है कि गैलेक्टोज होती है। और गैलेक्टोज शर्करा हम लोग को मालूम है जो है कि लैक्टोज शर्करा से बनती है। किससे बनती है? हम लोग कहेंगे लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शुगर को हम लोग लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम तो जब इसका हम लोग विघटन कराते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है ग्लूकोज मिलता है प्लस गैलेक्टोज मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है। तो ये हमारा क्या होगा? हम लोग कहेंगे लैक्टोज शर्करा हमारी क्या होती है? एनिमल शर्करा होती है। तो इस एनिमल शर्करा का हमारा क्या होगा? डिराइव्ड रूप मीन्स परिवर्तित रूप हमारा क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, हम लोग को अभी हमने बताया आपको कि दुग्ध में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? लैक्टोज शर्करा। और उसका परिवर्तित रूप होता है गैलेक्टोज शर्करा। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? बी सही हुआ, लैक्टोज और गैलेक्टोज शर्करा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक होते हैं, मीन्स ब्रेन को मजबूती देने वाला हमारा कार्बोज कौन सा है? हम कहेंगे ब्रेन को मजबूत बनाने वाला जो कार्बोज है वो हमारा होता है लैक्टोज शर्करा। अब यहाँ पर लैक्टोज शर्करा आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है तो हम लोग कहेंगे लैक्टोज शर्करा का जो अपर रूप होता है, परिवर्तित रूप होगा, वो हमारा क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। मीन्स ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्न में कौन जलग्राही शर्करा मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली शर्करा, वाटर को ग्रहण करने वाली शर्करा क्या सुक्रोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, मैनोज है? तो हम लोग को मालूम है कि कौन सी शर्करा हमारी एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर मैनोज शर्करा हमारी होती है। मैनोज हम लोग कहेंगे, मैनोज शर्करा वाटर को ग्रहण करती है। और सब के सब हम लोग को मालूम है यहाँ पर कि सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज और यहाँ पर हमारा ये मैनोज। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है कि मोनोसैकेराइड्स, ये मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स, ये भी हमारा मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स है। लेकिन ये हमारा दोनों क्या है? हम लोग कहेंगे डाइसैकेराइड्स है। तो मोनोसैकेराइड्स का केवल एक 4 आपके कंपाउंड से मोनोसैकेराइड के तरह याद किए जाते हैं, जिसमें हम कहें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज। तो मैनोज जो होता है जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। अंकुरित जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो देखिए अंकुरित शर्करा में हम लोग कहेंगे कि जो हमारी शर्करा है वो हमारी माल्टोज होती है। क्या कहेंगे? माल्टोज। क्योंकि हम कहेंगे कि माल्ट, माल्ट मीन्स हम लोग कहेंगे जौ होता है, जौ की प्रक्रिया हमारी अंकुरण के तहत ली जाती है। तो अंकुरित जौ माल्ट, माल्ट के तहत देखिए माल्ट मीन्स होता है, माल्ट मीन्स हम कहते हैं जौ होता है, और इसके तहत हम लोग कहेंगे माल्टोज शर्करा जो है। अंकुरित जौ में शर्करा हमारी माल्टोज पाई जाती है। आइए 39 देखते हैं, मानव दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा कितनी पाई जाती है दूध में? और भी माँ के दूध में, इधर मदर मिल्क यहाँ पर दिया है, मानव दूध हम कहेंगे 4 से 6% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है लैक्टोज शर्करा? 4 से 6% मानव के दूध में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की शर्करा किसे कहा गया है? गन्ने मीन्स गन्ने से जो शर्करा प्राप्त होती है उसे हम लोग चीनी कहते हैं। और चीनी की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे, चीनी का जो रासायनिक नाम होता है, चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज होता है। तो इस तरीके से गन्ने की शर्करा हम लोग किसे कहेंगे? सुक्रोज को कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, चीनी को जल में घोलने से प्राप्त विलयन में कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? तो देखिए हम लोग जब चीनी को जल में घोलेंगे तो ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगा। क्या कहेंगे? जब चीनी को जल में घोला जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं। ये दोनों ग्लूकोज प्लस हम लोग कहेंगे फ्रक्टोज, और दोनों का प्रोसेस हम लोग नाम दिया जाता है इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
जल में घुलनशील शर्करा कौन सी है? मीन्स वह शर्करा जो जल में घुल जाती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है। डी हमारा बोल रहा है सभी। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, ये हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये तो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं। लाइक दैट सी हम लोग कहेंगे लैक्टोज हमारा डाइसेक्राइड्स है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में क्या सही होगा? हम लोग कहेंगे सभी हैं हमारे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा डी सही हुआ। क्या सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन देखते हैं। जल में अघुलनशील शर्करा, यहाँ पर देखिए जल में अघुलनशील है। अब यहीं से हम लोग को मालूम हो गया कि अभी मिला था ग्लूकोज, लैक्टोज ये सभी हमारे जल में घुलनशील होते हैं। माल्टोज, हम कहेंगे स्टार्च हमारा क्या होगा? जल में हमारा अघुलनशील होगा। क्या कहेंगे? स्टार्च हमारा जल में, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये, में से जल में हमारा अघुलनशील होता है। इधर देखिए 44 क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं मोनोसैकेराइड्स के बहुलक या डाइसैकेराइड्स के बहुलक या ट्राइसैकेराइड्स के बहुलक या कोई नहीं। तो हम लोग मालूम है कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में ग्लाइसेमिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जुड़ करके क्या करते हैं? पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में कौन सी शर्करा रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन एवं आर्द्रता ग्राही होती है? तो देखिए आर्द्रता ग्राही मीन्स नमी और शोषण की भी क्षमता रखती है। लैक्टोज है, माल्टोज है, स्टार्च है, गैलेक्टोज है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारी आर्द्रता रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, तो इस तरीके की प्रक्रिया अगर हमारी आती है तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा? स्टार्च होगा, मीन्स पॉलीसैकेराइड्स होगा। क्या होगा? हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड, क्योंकि आपको मालूम है रंगहीन, स्वादहीन मीन्स जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? सी। 46वां क्वेश्चन देखिए, कच्चे सेब में फलों में पाया जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। अब यहाँ पर फल की बातें हैं तो हम लोग को मालूम है कि फलों में हमारा क्या पाया जाता है? हम लोग कहेंगे फल की शर्करा किसे कहा गया है? फल की शर्करा फ्रक्टोज को कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा कच्चे सेब या फलों में पाया जाता है। ये हमारा सेब कैसा है? कच्चा है। हम कहेंगे फल भी हमारा क्या है? सेब। ये सभी हमारे क्या है? कच्चे हैं। जब ये कच्चे हैं तो इसमें फ्रक्टोज नहीं होगा, इसमें क्या पाया जाएगा? स्टार्च पाया जाएगा। पकने पर इसमें फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं तो इसमें क्या ज्यादा होता है? स्टार्च होता है। आइए 47 क्वेश्चन देखते हैं, पके फलों में सबसे अधिक पाया जाता है। ये आपको मालूम है क्वेश्चन कि पके फलों में सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? हम लोग कहेंगे फ्रक्टोज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सबसे अधिक पके फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। आइए 48 क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन देखते हैं, जैलीकरण की क्रिया प्रदर्शित करती है जो है, हम कहेंगे गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च। तो जैलीकरण की प्रक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? कंपाउंड्स हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 48 क्वेश्चन अपना, यहाँ पर हम कहेंगे स्टार्च। स्टार्च हमारा क्या करता है? जेलीकरण की प्रक्रिया को अपनाता है। यहाँ पर जेलीकरण का प्रोसेस क्या होगा? हम लोग को मालूम है जेलीकरण की प्रक्रिया हमारी कौन करता है? स्टार्च। हम कहेंगे लार्जेस्ट molecule of polysaccharides change smallest molecule of पॉलीसैकेराइड्स। यही हमारा क्या होगा? जेलीकरण, जेल के फॉर्म में आ जाएगा ये। हम कहेंगे बड़े बड़े मोनोसैकेराइड्स के अणु टूट करके छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स के अणुओं में जब बदल जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? जेलीकरण जो है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 49 क्वेश्चन, वनस्पतियों के किस भाग से कार्बोज प्राप्त होता है? तो हम लोग को जनरली सी बातें हैं कि वनस्पति के सभी भाग से, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट्स हो, कोई भी भाग हो उससे हमें क्या होता है? कहेंगे कि कार्बोज प्राप्त होता है।
आइए लास्ट क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं। 50वां क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा एंजाइम स्टार्च को डेक्सट्रीन में परिवर्तित करता है? लाइक दैट यहाँ पर हम लोग का एंजाइम लेना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को डेक्सट्रीन मीन्स स्टार्च पॉलीसैकेराइड से मीन्स हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड से को पॉलीसैकेराइड्स में चेंज करता है। पॉलीसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड्स में तोड़ता है तो हम लोग कहेंगे टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है जो पॉलीसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड्स में तोड़ता है। अंतर क्या है? हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स हमारा लार्जेस्ट मॉलिक्यूल के हैं, लार्जेस्ट मॉलिक्यूल के हैं और ये हमारे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल के हैं। तो इस तरीके से आज हमारा कार्बोज का टॉपिक समाप्त हुआ। हम कहेंगे कि इससे हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। अगर इन क्वेश्चनों का अगर आप ध्यान दे लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको एक्यूरेट मिलेंगे। इस क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी आज समाप्त होती है। नमस्कार।